नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेरेस हॉटलाइन में। मैं और कंचन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगले कुछ लगभग 30 मिनटों तक आप हमारे साथ रहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर जुटाएंगे। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में होंगे आशीष बहती, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एक बार हल्का सा सेंस ये ले लेते हैं कि मार्केट्स क्या कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब 24,191 पे, निफ्टी बैंक करीब 51,940 पे। आज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट अगेन इट्स निफ्टी आईटी विच इज़ डूइंग वेल, करीब 42,805 का स्तर यहाँ पे। निफ्टी में वॉलेटिलिटी है बट एक कंट्रोल्ड और एक वेल डिफाइंड वॉलेटिलिटी। जो बात सुबह हुई थी ना, पुट राइटर्स का जोन 24,100, कॉल राइटर्स का जोन 24,300, फॉलिंग एवरेजेस 24,300। तो बस एग्जैक्टली वही, पुट राइटर्स के ऊपर, कॉल राइटर्स के नीचे, एवरेजेस के नीचे इंडिसेस वॉलेटिलिटी दिखाते हैं। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 52,100, 52,200 की ट्रैजेक्टरी सप्लाई जोन के तौर पे काम करती हुई, बट 51,800 क्या था? 51,800, 51,800 पे जहाँ पे 3 एवरेजेस 10, 20, 50 प्लेस्ड है, वहीं पे सपोर्ट लेकर आज पुल बैक जनरेट कर रहा है और हायर लेवल से कोलैप्स हो रहा है। खैर आशीष, बहुत संक्षेप में आपका ठीक आज इंडस्ट्रीज पे मैं लूँगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, जरा अब तक की सुर्खियाँ हेडलाइंस देखते हैं, फिर इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बाजार में तेज उतार चढ़ाव के बीच एक दायरे में कारोबार। निफ्टी 24,200 के करीब कर रहा है कारोबार। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक ने दिया सहारा, लेकिन एचडीएफसी बैंक बना रहा है दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी खरीदारी कायम। दूसरी तिमाही में ऑपरेशनली अच्छे नतीजों से जुबिलेंट फूड में जोरदार तेजी। शेयर 7% के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं रिजल्ट के बाद ब्रिटानिया में करीबन 2% की गिरावट। दूसरी तिमाही की नतीजों के बाद हिंदाल्को में हल्की बढ़त। एल्युमिनियम कारोबार में रहा अच्छा प्रदर्शन, मार्जिन्स में दिखा करीब 4% का उछाल। वहीं एनएमडीसी के नतीजे अनुमान से कमजोर, मार्जिन्स पर तगड़ी मार, हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। अनुमान से बेहतर रिजल्ट में भरा रामको सीमेंट में जोश। शेयर में 5% से ज्यादा का उछाल। वहीं रिजल्ट के बाद श्री सीमेंट में दिखा थोड़ा सा दबाव। एल&टी टेक में आज करीब 4% ज्यादा की जोरदार तेजी। कैलिफोर्निया की सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीदने के बाद जोश में शेयर। मैनेजमेंट ने कहा डील से फिनटेक और रिटेल में बढ़ोतरी करने का मिलेगी गुंजाइश। ओके, तो कुछ प्रश्न यहाँ से अब कंचन आगे लेंगी और उसके बाद एक दो प्रश्न मैं ले लेता हूँ, लेकिन पहले आशीष, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे बहुत संक्षेप में आपका व्यू क्या रहेगा आशीष इस वक्त? जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। वीरेन जी, जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छी वॉलेटिलिटी है फिन निफ्टी की एक्सपायरी के कारण, तो वहां तो हम अवॉइड कर रहे हैं कोई भी ट्रेड, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, उतना ही एचडीएफसी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, तो पूरा नेगेटिव होता हुआ देखने मिल रहा है। तो निफ्टी में जरूर खरीदारी की सलाह है, क्योंकि आज रिलायंस में थोड़ा सा अपटिक मोमेंटम देखने मिल रहा है। एटलीस्ट जो गिरावट थी वो थोड़ी सी थमते हुए देखने मिल रही है, और आईटी का भी सहारा मिल रहा है निफ्टी को। तो यहाँ एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24,050 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और 24,400 तक के मोमेंटम के लिए निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये था ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अब चलते हैं अपने कॉलर्स के पास। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से राजेंद्र जी। गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास जियो फाइनेंस के 1800 शेयर है 277 की एवरेज पे। ओके, तो क्या करना चाहिए? टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? 1 साल से 2 साल का। 1 से 2 साल का, ठीक है। 277 और करंट मार्केट प्राइसेस 314, 315 के दायरे पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है जियो फाइनेंस। वहीती सर, क्या करना चाहिए? 1 से 2 साल में कितने टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं? जी कंचन जी, एक अच्छे सपोर्ट जोन पर आ चुका है जियो फाइनेंस का शेयर। अगर आप 6 महीने से 8 महीने का मोमेंटम देखेंगे इसका, तो यहीं पे बार बार सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दिया है, और ये चौथी बार इन लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है, और वापस 340 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की मैं बात करूँ तो 370 का इसमें आता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 300 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और 335 और 370 तक के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करें।
ओके चलिए अभी कुछ प्रश्न और लेंगे लेकिन उससे पहले जरा अर्निंग्स पे बातचीत करते हैं। एक बार जरा श्री सीमेंट लेके आइएगा। आज वीक खुला लेकिन वीक खुलने के बाद पूरे टाइम ये रिकवरी मोड में रहा। इट्स आई थिंक 24275 नाउ एग्जैक्टली डे हाई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर। नंबर्स आए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। इस बार की जो प्रॉफिट की फिगर्स है करीब करीब 93 करोड़ वर्सेस आई थिंक 491। हालांकि ये जो एक्सपेक्टेशन थी वो 80 है। एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली अगर आप देखें बेटर है। रेवेन्यू करीब 3727 करोड़ रुपए के, ये करीब 18% डिक्लाइन हुए हैं। एबिटा करीब 32% अगर आप देखें तो यहाँ पे गिरा करीब करीब 592 करोड़ रुपए। एंड मार्जिन्स अगर आप YOY बेसिस पे देखें क्वाइट फ्लैट, नहीं मार्जिन्स में अगर आप देखें 15.9 का ट्रेजेक्ट्री है वर्सेस 19, बट ये एक्सपेक्टेशन थी, इस बार की एक्सपेक्टेशन 15.9 की थी। मिस्टर नीरज अखौरी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सीमेंट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा सर, ये वाकई मैं काफ़ी कंपनियों से इस बार जो इंटरेक्शन हुआ, इट वाज अ टफ आई थिंक क्वार्टर, बट स्टिल मैं एक सेंस लेना चाहूँगा आपसे सर कि ये जो जिस प्रकार की ग्रोथ रही इस क्वार्टर में, मोर और लेस FY25 के जो दूसरे क्वार्टर्स हैं लाइक Q3 एंड Q4, मोर और लेस यही ग्रोथ रेप्लिकेट होगी वहाँ पर भी? क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 जो गया है, जो बीता है, उस वक्त काफ़ी चेंजेस दिखने को मिले थे। लार्जली ज़्यादातर क्योंकि इलेक्शंस हुआ था और इलेक्शंस के बाद एक जो जितने भी कैपेक्स अनाउंस हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, वो अभी तक क्वार्टर 2 तक वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। साथ में ही थोड़ा मानसून जो था वो काफ़ी एक्सटेंडेड था, काफ़ी लंबा रहा मानसून, इंटेंस भी रहा, खासकर नॉर्थ इंडिया में। मेरे ख्याल से जो आने वाला क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 है, उसमें डिमांड ग्रोथ ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम लोग का अनुमान है कि 8 से 9% का डिमांड ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में दिखना चाहिए। और वो देखते हुए ये जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में जो एक वीकनेस दिखी थी, पूरे साल में वो वीकनेस नहीं रहेगी। हम लोग का मानना है कि पूरे साल में सीमेंट डिमांड ग्रोथ पॉजिटिव ट्यून पर ही एंड करेगा। अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो हमारा अनुमान है उसके मुताबिक अगर डिमांड ग्रोथ रहा तो। ओके, 8 to 9% फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एग्जैक्टली, जैसा कि सेंस फर्स्ट हाफ का मिला, सेकेंड हाफ का मिल चुका है आपसे सर। FY26 क्या बेटर होगा इन कंपैरिजन विद FY25? क्या FY26 में मैं डबल डिजिट ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आपकी तरफ से उसका अनुमान लेके जा सकता हूँ सर? FY26 इनफैक्ट जब जो हमारा अप्रैल से जून क्वार्टर होगा, उसमें श्री सीमेंट की काफ़ी नई कैपेसिटीज़ कमीशन होंगी। लगभग 12 मिलियन टन की नई कैपेसिटीज़ को हम लोग कमीशन करेंगे। उसको बेसिस रखते हुए हम लोगों का जो एस्टिमेट है कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट्स में होगा, मार्केट से थोड़ा अधिक रहेगा। डबल डिजिट का डिमांड ग्रोथ का सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ अपना हम लोगों का 26-27 में दिखना चाहिए। ओके एग्जैक्टली, एक्चुअली अब आपको एक सेकेंड हाफ का सभी दर्शकों को और एक FY26 का सेंस मिल गया होगा सर। सर प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको? और सिंस वी आर सेइंग दैट कि सेकेंड हाफ पॉसिबली स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्राइसिंग एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है और कितने अपटिक्स की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको कंसीडरिंग डिमांड? तो सीमेंट प्राइसिंग ऐतिहासिक तौर पर सप्लाई डिमांड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में चूंकि सप्लाई डिमांड में मिसमैच ज़्यादा था, डिमांड कम था, तो प्राइसिंग भी वीक रहा। आने वाले समय में जब डिमांड ठीक होगा, आने वाले महीनों में जब डिमांड ठीक होगा, आने वाले क्वार्टर्स में जब डिमांड ठीक होगा, तो एक बेहतर प्राइसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और अगर वैसा रहा तो जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में हम लोगों ने देखा था प्राइसिंग, उससे बेहतर प्राइसिंग होने का अनुमान है। अच्छा सर, ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं आपके, वहाँ पे सेल्स ग्रोथ कैसी रही? हाउ एग्जैक्टली दैट सेगमेंट इज डूइंग फॉर यू? तो लास्ट क्वार्टर में श्री में हम लोगों ने बड़ा एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी लिया था।
वैल्यू ओवर वॉल्यूम का। चूंकि वॉल्यूम डिमांड ग्रोथ मार्केट का कम था, इसलिए ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया प्राइसिंग पर, ज़्यादा फोकस किया अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे, ज़्यादा फोकस किया अपने ट्रेड सेगमेंट्स पर, अपने ज्योग्राफी सेगमेंट्स पर। हम लोगों ने मेरे ख्याल से उसके पहले वाले वर्ष में हम लोगों ने लगभग 9% हमारा था प्रीमियम प्रोडक्ट का शेयर, जो लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 15% हुआ है। और इस 15% पे हम लोग इसको स्टेबलाइज करना चाहेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और फिर से इसको ग्रो करना चाहेंगे 20-25% तक। यही हम लोगों का प्लान है, यही हम लोग करना भी चाहते हैं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट का सेल हम लोगों के आशा से भी बेहतर रहा है एट 15%, और लगता है कि ये ट्रेंड को हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। अच्छा सर, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ यहाँ पे। मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री हमारे बिलीफ के, हमारे पोल के अनुमान के मुताबिक है एग्जैक्टली 15.9। कंसिडरिंग ऑल आई थिंक कॉस्ट प्रेशर्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो पॉसिबली जो आप सेकेंड हाफ में जनरेट करें, क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगी आपकी मार्जिन्स की? मार्जिन्स के बारे में फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं वो है ऑन द कॉस्ट साइड पर काफ़ी काम हम श्री सीमेंट कर रहा है। और अगर वो उस काम में से 1% काम अगर सक्सेसफुल होता है तो अपने कॉस्ट को हम फर्दर गिरा पाएंगे। जैसा आप जानते हैं, लास्ट क्वार्टर में भी हम लोगों ने कॉस्ट पर काफ़ी काम किया और लगभग 8% कॉस्ट को गिराने में सफल रहे। आने वाले क्वार्टर्स में भी हम लोग उसी इंटेंसिटी के साथ कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि कॉस्ट क्वार्टर 2 से हमारा कम रहेगा। अगर साथ में अगर डिमांड और प्राइस भी पैन आउट करता है तो कहना अनुचित नहीं होगा कि एबिटा कुछ बेहतर दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर को बताना ये थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। और एक आपको मैं बात कहना चाहूँगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अभी रेडियो पे गए हैं कैसे नीरज जी आप? हाँ, कभी बहुत साल पहले जवानी में किया करते थे रेडियो। कभी गए क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं रियली कह रहा हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कभी कभी ट्राई किया कीजिए सर, अगर कुछ हो सके तो। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस डायरेक्शन में शामिल होने के लिए। कंचन, ओवर टू यू। आगे बढ़ते हैं कॉलर्स के पास, और अब जो हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं वो है बिहार से मनीष जी। गुड मॉर्निंग मनीष जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास CDSL का शेयर है 137, 1582 के भाव पे मैम, क्या करना चाहिए उसमें? ओके, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? 6 मंथ से 1 साल तक मैम। ओके, लगभग 1 साल का टाइम फ्रेम और 1582 की खरीदारी का भाव और 28 रुपए इस टाइम पे नीचे कारोबार कर रहा है CDSL। अगर पिछले 1 महीने का चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे करीब 2% की गिरावट है, लेकिन पिछले 6 महीने में इसने जो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं वो एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 56%। भाईती सर, ओवर टू यू, क्या करना चाहिए आने वाले 1 साल में, क्या टारगेट्स की उम्मीद रखें? जी कंचन जी, जैसे आपने बताया कि पिछले 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया और स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है, जहां हम देख रहे हैं मार्केट में काफी गिरावट है, बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में भी सेलिंग देखने मिल रही है। स्पेसिफिकली CDSL और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट कंपनीज है उनमें अभी भी बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ पे हम बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। और सिंस इनका 1 साल के करीब का व्यू है, तो हमें लगता है कि इसमें वापस एक फ्रेश हाइज देखने मिल सकता है, जो कि 1700 का जोन है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 1500 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आप CDSL को करके चल सकते हैं होल्ड। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न्स यहां से आपको आते हुए दिखाई दे। मूविंग फॉरवर्ड, बैंगलोर से अमित जी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अमित जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा सवाल L&T फाइनेंस में है। मैंने 160 में बाय किया था, तो अभी क्या कर सकता हूँ? मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 साल के लिए, तो ऐड करूँ और या? ओके, 160 में किया था, 20 रुपए नीचे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 140 के भाव पे है L&T फाइनेंस। 1 साल का नजरिया बहेती सर, क्या देखने को मिलेगा? पिछले 6 महीने के चार्ट अगर देखे जाएं तो 10.5% का नेगेटिव रिटर्न है,
ऑल्दो अगर एक महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 15% का डाउनसाइड हमें देखने को मिल गया है ऑलरेडी। आगे क्या उम्मीद रखें? जी कंचन जी, काफी प्रेशर है स्टॉक में और जो अहम सपोर्ट एरिया था इसका 145 का, इस स्टॉक ने उसको भी तोड़ दिया और यहाँ पे भी कोई रिस्पाइट नहीं है या कोई जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पुल बैक आ रहा है तो वहां पे इसमें सेलिंग देखने मिल रही है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी, अगर 137 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है एक पुल बैक आता है तो शायद इन्हें भाव देखने मिल सकता है, होल्ड करें। तो ये थी राय L&T फाइनेंस पे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, अपने सवाल भेजते रहिए। एक ब्रेक के बाद वापस से मुलाकात होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से जुड़ते हैं। पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं विपिन जी। विपिन जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैडम, मेरे रिलायंस है 693 शेयर 1443 की कीमत। टाइम फ्रेम आप क्या लेके चल रहे हैं? मैडम टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। 1443 का जो उनकी खरीदारी का भाव है एंड करंटली रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 1279। बहेती सर ओवर टू यू, क्या करना चाहिए? टाइम की सबसे अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। जी कंचन जी, मार्केट में जो गिरावट है उसके कारण रिलायंस में जो गिरावट बनी है वो काफ़ी थोड़ी सी अलार्मिंग बन चुकी है और एक रिस्पाइट नहीं मिल रहा है इवन मिड टर्म या इंट्राडे चार्ट्स में भी। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा इन्हें। स्टॉक में करीब करीब 6 महीने से 8 महीने लगेंगे इनके भाव देखने में। हमारी सलाह रहेगी, यूजुअली हम एवरेज करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन रिलायंस जैसा स्टॉक में थोड़ा यहाँ पे इन्हें एवरेज कर लेना चाहिए या एटलीस्ट 1260 का जो जोन है वहां पे थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। 1250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और 6 to 8 मंथ्स में इनका भाव इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय रिलायंस पे। बट आपको बता दें कि ये चैनल को ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्री, तो कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद अपनी कहीं पोजीशन बनाएं। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं अगले कॉलर कहाँ से जुड़े हैं। अगले कॉलर है नागपुर से डॉक्टर प्रशांत। गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रशांत, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। लास्ट 2 महीने पहले मेरे सातपुरी सर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे ITI मैंने बाय किया था 290 पे और तब से मैं 2 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। 6000 शेयर थे। आज मैंने 4000 शेयर 342 पे निकाल दिए। ओके, तो अभी उसको होल्ड, 2 जो बचे शेयर है उसको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? और मेरा और एक सवाल था, इफ यू परमिट मी। किस पे था सर, एक बार फिर से नाम बताएंगे? गुडफ्रे फिलिप्स, ये कल गॉडफ्रे फिलिप्स। ओके, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए करंट लेवल पे? ओके, अभी आपके पास इसमें होल्डिंग नहीं है, नए निवेश के लिए आप सलाह ले रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, थैंक यू। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ITI से, जहां पे खरीदारी का भाव है 290। 2000 शेयर ऑलरेडी निकाल दिए हैं और 2000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है। 331 करंट मार्केट प्राइस है ITI का। सर यहाँ पे मुनाफा वसूली कर ली जाए या आगे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो वेट करें? जी कंचन जी, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, आई थिंक कोई प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है कोई न्यूज फ्लो के कारण बना है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा सर्ज हो चुका है। पिछले कल भी अगर हम देखें तो 114 मिलियन और उससे पहले 90 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था और स्टॉक अपना 200 डेमा के ऊपर परसों ब्रेकआउट दिया है, मतलब 8 तारीख को। जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है इतने गिरते हुए मार्केट में भी, इसमें स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है या बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है। होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 310 के करीब का कैसे मेंटेन करे। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी देखने मिलती है तो शायद इसमें 370 का भी भाव इन्हें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करे बाकी की पोजीशंस में। ओके, तो ये थी राय ITI में। गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले 6 महीने का चार्ट देखा जाए तो इसने डबल रिटर्न यानी कि 100% रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे दिया है। बहेती सर अभी टाइम है क्या? क्योंकि 1 महीने में तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक दबाव आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन 6 महीने का चार्ट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे ही रिटर्न हमें अगले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स में? जी थोड़ा सा अब यहाँ पे ऊपर लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे नहीं, अगर इन्हें फ्रेश लॉन्ग जाना भी है तो शायद 6150 से लेके 6250 का जो जोन है, अगर वहां पे ये मिलता है किसी भी गिरावट के कारण तो काफी अच्छा बाइंग जोन बना हुआ है, तो उस पे खरीदने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये थी राय गॉडफ्रे फिलिप्स पे। दोनों ही सवाल ले लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नोएडा से गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार गौरव जी, क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार, मेरा वोडाफोन जो है 13 रुपए 90 पैसे में 500 शेयर खरीदे हुए हैं और
यस बैंक का जो है 500 शेयर 24 रुपये 90 पैसे में। अब मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या इनसे बाहर जाना चाहिए? ओके, स्टार्टिंग करते हैं येस बैंक के साथ। येस बैंक, इनके पास है 500 शेयर और 24 रुपये की इनकी खरीदारी का भाव है एंड करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 19 रुपीज़, मतलब 5 रुपये ऑलरेडी नीचे हो गया है। बहेती सर, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या यहाँ पे अपने लॉस को कट कर लेना चाहिए? जी कंचन जी, पहले तो मैं इनके माध्यम से काफी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें ऐसे स्टॉक्स को लेने के लिए जहां पे सिर्फ आप एक होप ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि आप देखिए यस बैंक जैसा स्टॉक जहां पूरे बैंक निफ्टी ने फ्रेश हाइज लगाया था 2 महीने पहले, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई थी और कंटिन्यूसली गिरावट में हमेशा ये भागीदारी में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आए तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्ट्रिक्टली, और कोई एवरेज है इसमें कोई फ्रेश एंट्री ना करे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 19.50 के करीब का कैसे मेंटेन करे। सिमिलरली वोडाफोन में भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। ऑलरेडी काफी गिर चुका है स्टॉक, इनके भाव से ऑलमोस्ट इन्होंने जिस हिसाब से बताया कि आधे के करीब या उस लेवल का लॉस इन्हें देखने मिल रहा है। तो 7.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे इसमें और थोड़ा सा अवॉइड करे इसमें एवरेजिंग करना। ओके, तो ये थी राय येस बैंक और साथ ही साथ वोडाफोन पर। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं इस टाइम पे एसएमएस से। एसएमएस नहीं, हमारे जो एक्स प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पे सवाल आया है बिरेश्वर पॉल जी का। इनके पास कैम्स के 13 शेयर्स हैं, 4333 के भाव पे खरीदारी की गई है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया भी बता दीजिए और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? जी कंचन जी, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 2 दिन पहले ही इसमें एक्स डिविडेंड भी हुआ है, तो करीब आई थिंक 25 रुपए के करीब का तो डिविडेंड भी इन्हें मिल चुका है इसी भाव पे। और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के काफी पास में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4700 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, सिंस अच्छे प्रॉफिट में है। तो 4700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें शायद 5000 और 5100 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय कैम्स पे। थैंक यू सो मच बहेती सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए बखूबी उनके आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी हर्षदा जी से और लेके आएंगी वो खिलाड़ी नंबर 1।